हम लोग 73वां संवैधानिक दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा भारतीय अनुसूचित जाति कल्याण संघ के प्रधान जी से निवेदन है कि वो कृपया करके यहाँ आगे मंच पर आए और उनके साथ अन्य जो प्रबुद्ध व्यक्तिगण हैं उनको भी अपने साथ मंच पे बुलाएं। जो लोग अभी इस हॉल में उपस्थित नहीं हैं और बाहर घूम रहे हैं, कोई वॉलंटियर भी कृपया उन्हें आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहले हमारे अनुसूचित जाति कल्याण संघ के प्रधान श्री के.एल. शाह जी से निवेदन करूंगा कि वे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के फोटो के आगे पुष्प अर्पित करके और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। चले थे हम घर बनाने, हम ये क्या बना बैठे। चले थे घर बनाने, हम ये क्या बना बैठे। कहीं पे मंदिर तो कहीं पे मस्जिद बना बैठे। कहीं पे मंदिर तो कहीं पे मस्जिद बना बैठे। परिंदों का कोई मजहब नहीं होता, कभी मंदिर में तो कभी मस्जिद में जा बैठे। साथियों, आज संविधान दिवस के इस मौके पर आप लोगों से कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। हम जिस देश में रहते हैं और जिस स्थिति में आज रहते हैं, ये स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये स्थिति बहुत बहुत बदली है। संविधान आने के बाद, संविधान लिखने के बाद, भारत की आजादी के बाद, भारत का संविधान है जिसने हमें धर्मवाद से, जातिवाद से, लिंगवाद से ऊपर उठ के जीना सिखाया है। पहले भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। वैसे अगर हम देखें तो भारत बहुत विविधताओं का देश है। इस देश में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने धर्मों को, अपने अपने रीति रिवाजों को अपने अनुसार मनाते हैं। और इन्हीं सब अलग अलग फूलों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है संविधान। भारत का संविधान ही है
बनाए रखता है, हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। और इस एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए हमारे जो संविधान की प्रस्तावना की प्रथम लाइन है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी इलाके के रहने वाले हों, लेकिन जब बात भारत की आती है तो हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग। ये संविधान ही है जिसने हिंदुस्तान को भारत बनाया, एक ऐसा देश जिसमें सभी मजहब के लोग एक साथ एकतापूर्ण रहते हैं। संविधान की बात आती है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को उसमें नहीं झुटलाया जा सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिन रात एक करके अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन करके हमारे भारत में चल रही कुरीतियों को देख के, सामाजिक बुराइयों को देख के एक ऐसे संविधान की रचना की, एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसमें सभी लोगों को समानता से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों। आप सब लोगों को यहाँ उपस्थित देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज 73वें जो संविधान दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस मंच को नमन करते हुए और बाबा साहब के योगदान को नमन करते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए दिल से जोरदार तालियां बजाएं, जिसमें सभी दिए। आज कोई भी काम हम गर्व से कह सकते हैं कि आज कोई भी काम ऐसा नहीं है जो सिर्फ महिलाओं के लिए बना है, जो सिर्फ पुरुषों के लिए बना है। आज इस संविधान दिवस के मौके पे मैं वंदना जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आए और अपने विचार रखें। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया। तो यहाँ पे आए हुए सभी अतिथिगण और अध्यापक वर्ग और सभी जो बच्चे हैं, सबको गुड आफ्टरनून। मेरा नाम वंदना कुमारी है और मैं इस इंस्टीट्यूशन में एक स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम जो दिन मनाते हैं, हमें उस चीज़ के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम वो दिन क्यों मनाया जा रहा है, ये दिन क्यों मनाया जा रहा है। आज 26 नवंबर है, तो हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था, उसका ढांचा बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि संविधान जो है वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो संविधान जो है वो किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे सर्वोच्च कानून माना जाता है। ये सर्वोच्च कानून जो है वो प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक धर्म के, हर वर्ग के व्यक्ति को जो है अपनी स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी, उनको कौन सा धर्म मानना है, उनको कौन से वर्ग में रहना है, ये सब जो है वो संविधान के अंदर हमारे निहित है। तो संविधान जो है वो आज हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम जो आज अपने धर्म को मानते हैं, हम जो अपनी भाषा बोल सकते हैं, इस सब की आज़ादी ही संविधान है। तो संविधान के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी महत्वता क्या है। संविधान के बनने के पीछे जो है वो बहुत ही कह सकते हैं हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरह जो हमारे देश के उस समय के नेता थे, सर्वोच्च नेता थे, जो संविधान के जो पिता माने जाते हैं, वो भीम साहब अम्बेडकर को माना जाता है संविधान के पिता। वो उन्होंने इस फादर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। उन्होंने, जैसे सर ने बताया कि उन्होंने हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया कि जो भी आसपास के देश हैं जिन्होंने अपना संविधान निर्माण कर लिया है, तो वो उसमें उन्होंने अच्छी अच्छी जो बातें थी जो हमारे भारत के लिए इम्पोर्टेंट थी,
हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें एक नहीं, कम से कम इसमें जो है वो आर्टिकल और शेड्यूल डाले गए, और हमारे इसमें क्या बोलते हैं, हमारे इसमें मौलिक अधिकार डाले, मौलिक कर्तव्य डाले, हर एक जो भी उन्होंने इसमें ऐड किया, इसमें डाला, हर उसकी महत्वता है संविधान में। इसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। जब संविधान को बनाया गया तो वो एक दिन में नहीं बना, उसको बनने में कम से कम भी 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। तो इस संविधान को बनने में इतना समय लगा, क्यों लगा? क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इस संविधान को बनाने के लिए किसी एक वर्ग ने या किसी एक व्यक्ति का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसमें बनाने के लिए भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी और पुरुषों की भागीदारी इक्वल मानी गई। क्योंकि इस संविधान सभा को बनाने, इस संविधान को बनाने के लिए जिस सभा का निर्माण हुआ, उस सभा ने इसमें प्रत्येक जाति के मतलब जो इसका रिप्रेजेंटेटिव था, उस जाति के रिप्रेजेंटेटिव को, महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव को, हर प्रत्येक वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव को इसमें शामिल किया गया, और उन सब ने अपने अपने जो है तथ्य देकर इस संविधान सभा को एक ढांचा बना दिया। और ये ढांचा जो था वो 26 नवंबर को, यानी आज के दिन बनके ही 1949 को बनके तैयार हुआ। लेकिन इसको 2 साल बाद लागू इसलिए किया गया क्योंकि इसके पीछे भी एक स्पेशल स्टोरी है, जो कि मतलब उससे जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले ही इसके जो जो अधिवेशन होते थे उसमें 26 नवंबर की जो है 26 जनवरी की डेट जो है वो तैयार की गई थी। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन इसको लागू किया गया। अब मैं बताना चाहूँगी कि मतलब जो हमारे संविधान है, संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। जो हमारा मतलब जो मेन कुंजी है, प्रस्तावना को मेन कुंजी माना जाता है संविधान की, क्योंकि संविधान, अगर किसी को संविधान पूरा नहीं समझ आ रहा है, अगर उसको प्रस्तावना को अगर एक बार पढ़ लेगा तो उसको पता लग जाएगा कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या जो अच्छी बातें हैं वो ऐड की गई हुई है। तो मैं अपनी ज़्यादा स्पीच को बड़ा ना करते हुए अपने वाणी को ये विराम देना चाहूँगी। थैंक यू। और बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में राष्ट्रीय सक्रियता सामाजिक मंच के अध्यक्ष श्री अमृतलाल सुरजीत सिंह जी मौजूद हैं। उनके साथ राहुल जी हैं, सचिव उनके, और मौलीराम जी हैं। हम उनका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इनके स्वागत के लिए एक बार अब मैं सरस्वती संगीत एकेडमी के छात्रों से निवेदन करता हूँ कि भारतीय अनुसूचित जाति कल्याण संघ चंबा की तरफ से आप सभी लोगों के खाने का प्रबंध किया गया है, और आप लोग जाने से पहले खाना खा के ही जाइए। आइए सरस्वती संगीत एकेडमी में। सुंदर झरने ऊंचे पर्वत जिन पर सफेद आंचल है, मेरा है हिमाचल प्यारा प्यारा मेरा हिमाचल है, प्यारा मेरा हिमाचल है, प्यारा मेरा हिमाचल है। सुंदर झरने ऊंचे पर्वत जिन पर सफेद आंचल है,
सुंदर प्रस्तुति। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंकिता जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और आज के इस मौके पर अपने विचार रखें। अंकिता जी। Good afternoon, respected teachers and all of you. My name is Ankita Bhardwaj. जैसा कि आपको पता है, आज हम यहाँ संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और इस विषय में मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर जी का योगदान किसी और के योगदान से कहीं ज़्यादा अद्वितीय है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान दिवस मनाना हमें हमारी मौलिक जड़ों से जोड़ता है। ये हमें देश को नियंत्रित करने वाले संविधान के मूल्य का एहसास कराता है। संविधान दिवस को मनाना समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरी भागीदारी के साथ मनाया जाना चाहिए। अंत में मैं आपके सामने संविधान दिवस के बारे में कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है। संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है। भारत का जो संविधान है वह देश का सर्वोच्च विधान है। भारत का जो संविधान है वह देश का सर्वोच्च विधान है। सबको जोड़कर है रखता हम भारतवासी का सम्मान है। सबको जोड़कर है रखता हम भारतवासी का सम्मान है। सबको साथ चलना सिखाता भारतीयों के अधिकारों की पहचान है। सबको साथ चलना सिखाता भारतीयों के अधिकारों की पहचान है। सबके हितों की रक्षा करता भलाई का उसमें विधान है। सबके हितों की रक्षा करता भलाई का उसमें विधान है। संविधान को प्रणाम है क्योंकि ये हम सबका अभिमान है। संविधान को प्रणाम है क्योंकि ये हम सबका अभिमान है। ये हम सबका अभिमान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अंकिता जी। इन नवयुवकों के विचारों को देख के और उस लक्ष्य से अभी बहुत दूर नहीं है जब वास्तव में हम भारत को एक शक्तिशाली देश बना पाएंगे, जिस देश में कभी जातीय दंगे नहीं होंगे, कभी किसी श्रद्धा का कत्ल नहीं होगा, उसके 135 टुकड़े करके उसे किसी ब्रीफ केस में नहीं डाला जाएगा, कभी उस देश में मजहब के दंगे नहीं होंगे। एक ऐसा देश जिसमें सभी को एक समान अवसर मिले, एक ऐसा देश जहां कोई भूख से तड़प के अपनी जान ना दे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन करता हूं राष्ट्रीय सक्रियता सामाजिक मंच के अध्यक्ष श्री अमृतलाल जी से कि वे आए और इस मौके पे अपने विचार रखें। मंच पर आसीन सामाजिक क्रांतिकारी और सामने बैठे बच्चों को कहना पड़ेगा। तो एक तो खुशी की बात यह है कि यहाँ पर ये बच्चियों का ही कार्यक्रम है। यहाँ पे कुछ या ऐसी क्या खास बात है, जब हम दिल्ली में जो जगह देखते हैं तो वहाँ पे जेंट्स लोग आते हैं और यहाँ पर सारी जो है वो बच्चियाँ बैठी हुई हैं इधर। तो अच्छी बात है, यदि समाज के बारे में ये तैयार हो जाएंगे तो फिर तो कोई बचता नहीं है। तो बड़ी खुशी हुई है ये देखकर, ये जानकर कि आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर बैठे हुए हैं और अपने विचार यहाँ पर रख रहे हैं। ये यहाँ पर आने के बाद ही पता लगा कि यहाँ पर ये सभा बैठक हो रही है। तो मेरा नाम अमृतलाल सिंह
छोटे में तो इंसाफ है, छोटे में संगठन का नाम हमारा इंसाफ है, और बड़े में ये जो है बड़ा नाम है, इसका लंबा नाम है थोड़ा सा, इलस्ट्रियस नेशनलिस्ट सोशल एक्टिविज्म फोरम, इलस्ट्रियस नेशनलिस्ट सोशल एक्टिविज्म फोरम। इसका पहले नाम होता था इंडियन नेशनल सोशल एक्शन फ्रंट, इंडियन नेशनल सोशल एक्शन फ्रंट इसका नाम होता था। जब रजिस्ट्रेशन कराने गए तो कहते हैं इंडियन नेशनल के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और हमें चाहिए था इंसाफ, तो हमने फिर नाम ढूंढा उसका कि क्या करेंगे इसका, तो हमने इलस्ट्रियस नेशनलिस्ट सोशल एक्शन फ्रंट जो है ये नाम से इसे बनाया है। तो संगठन का काम हो जो देश में गैर बराबरी है इसको खत्म करना है, और संगठन का काम है कि यहाँ पर आदमी की पहचान आदमी से हो, मनुष्यता के हिसाब से रखा जाए, और हमारे जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं और हमारे जो वैचारिकी है वो भी व्यक्ति के विकास के अंदर केंद्रित होनी चाहिए। तो आज सभी लोग तो ये इसमें संविधान दिवस की बात करेंगे, तो आज संविधान दिवस के रूप में आप इकट्ठा हुए हैं। तो अभी मीडिया कह रही थी कि ओनली 2015 से शुरू हुआ, तो जहाँ तक मैंने जानकारी है कि 2015 से पहले भी इसको जो है संगठन इसको मना रहे थे, और 2015 में जो सरकार ने इसको पहली बार मनाया। तो हम लोग जब चलते रहते हैं, एक भगवान रजनीश का नाम आपने सुना होगा, तो रजनीश कहता था नेता दिखता तो आगे है होता पीछे, नेता दिखता तो आगे है लेकिन होता पीछे है। तो सरकार ने 2015 में दिखता तो है कि 2015 में सरकार ने शुरू किया, लेकिन सरकार के नेताओं ने वो पहले से जो समाज में चलता आ रहा था उसको देखते हुए उन्होंने 2015 में शुरू किया। और आप ऐसे आपको थोड़ी राजनीति की समझ हो तो राजनीतिक आदमी जो समाज चाहता है वैसा उसको वोट पाने के लिए वो काम करता है जो समाज के अंदर जो बातें चल रही होती। तो ये बड़ी अच्छी बात है। 2015 में जब सरकार ने शुरू किया तो इससे जागरूकता और बढ़ी, क्योंकि सरकार के जो साधन होते हैं तो सरकार के साधन जो है ज्यादा लोगों के बीच में जाते हैं और ज्यादा लोगों के बीच में उसकी जागरूकता बढ़ती है। तो ये बात ठीक है कि 2015 के बाद ये संविधान दिवस को जो है मनाना। उसका दूसरा कारण ये है कि संविधान की आड़ में संविधान को समाप्त किया जा रहा है। संविधान की आड़ में संविधान की आड़ में संविधान को समाप्त किया जा रहा है। आप जब ये संविधान की बात कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में भी थोड़ा सुना होगा। तो बाबा साहब भी कहते थे कि मेरे को जो है आप देवता मत बना दो। जब हम देवता बना देते हैं तो हम उसके भक्त बन जाते हैं और भक्ति करते हैं और उसके विचार छोड़ देते हैं। तो हम जो है भक्त बन जाते हैं, उसकी पूजा तो करने लगते हैं, लेकिन है भाई जो है मैंने तो कभी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वो रखा नहीं उसके लिए कि भी किताबों की पूजा करते हैं। मैंने कहा पढ़ भी लिया करो इसको, सिर्फ पूजा करने से बात नहीं बनेगी। कहीं हाथ लग जाता है, इधर उधर जाता है, उसको 4 बार उसको सिरका लगाएंगे तो 4 बार सिरका लगाने से सिर में घुसने वाली नहीं है, उसको 4 बार पढ़ देंगे तो सिर में घुसेगी। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं ये सरकार हमारी जो चल रही थी, तो 2015 में उन्होंने संविधान दिवस तो मनाया लेकिन संविधान के अगेंस्ट में सारे काम किए। तो 2 बातों से आज संविधान दिवस जो है वो ज्यादा लोगों में मनाया जा रहा है। एक तो ये कि 2015 में पॉपुलैरिटी हुई, और इससे ज्यादा इसका कारण ये है कि संविधान के ऊपर खतरा किया जा रहा है केंद्र सरकार। तो राम राज्य तो आपने सुना होगा। अब राम राज्य लाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। जब राम राज्य और हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं तो जो लोग हिंदू राष्ट्र और राम राज्य लाना चाहते हैं उनको संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है? संविधान तो बिल्कुल उसके अलग की बात करता है। राम राज्य क्या है? राम राज्य चतुर्वर्ण व्यवस्था है। देश के अंदर जो हिंदू कहते हैं वो हिंदू वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और फिर
इसके बाद अनटचेबल आ जाते हैं अलग से, जो अनटचेबल से। तो राम राज्य तो यही है। अभी राम ने जो है, आपने पढ़ी होगी रामायण तो कहीं आ गया, वैसे देखी होगी, तो राम ने जो है शंभू का वध किया था। ऋषि शंभू को मारा इन्होंने। तो ऋषि शंभू को क्यों मारा, क्या गलती थी उसकी? वो गलती इसकी थी कि वो चौथे वर्ण में शूद्र वर्ण में आता था और शूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, इसके बावजूद वो शिक्षा ले रहा था। तो जब इसके बावजूद वो शिक्षा ले रहा था तो उसकी कंप्लेंट हो गई कि जो है शूद्र होकर शिक्षा ले रहा है। तो शूद्र होकर शिक्षा ले रहा है और राम के सामने कंप्लेंट की, ये तो अनर्थ हो गया, ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। और धर्म भ्रष्ट होने के कारण एक पंडित का बेटा मर गया। तो पंडित जी ने पूछा इलाज क्या है? कहता इलाज यही है कि वो जो आपको धर्म स्थापित करना पड़ेगा और धर्म स्थापित करने के लिए वो ऋषि शंभू है उसको मारना पड़ेगा। तो ऋषि शंभू को जो है उसे मार दिया धर्म की रक्षा के लिए। तो ये आपका धर्म है। तो हिंदू धर्म जो है ये वर्णों की जो अपने अपने अधिकार होते हैं, इनकी जो अपने अपने कर्तव्य होते हैं, इनके अंदर जो रहता है उसके हिसाब से जो हिंदू राष्ट्र होता है और इसी हिसाब से राम राज्य है। एक आप देखेंगे परशुराम जो है वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। परशुराम वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, देश में राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कभी विचार करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? ये वो है कि जो चार वर्ण की व्यवस्था है, जो वर्णों की व्यवस्था वो ठीक से पालन करता है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा क्या है कि वर्णों की मर्यादा, चार वर्ण जो है, चार वर्ण की मर्यादाएं क्या है और इन मर्यादाओं को जो ठीक से पालन करता है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो राम जो था मर्यादा पुरुषोत्तम था कि जब वो किशोरावस्था में आया तो उसने उसके ब्राह्मणों की जो है पूजा, उसकी जो है ब्राह्मणों की सेवा करी। जो यज्ञ वगैरह होते थे जिनको जो है रावण के रक्षक लोग जो होते थे, जो जानवरों की बलि नहीं चढ़ाने देना चाहते थे, जिनको हम राक्षस कहते हैं, वो राक्षस आगे इनको जो इनके जो यज्ञ होते थे यज्ञों को भंग करते थे, यज्ञ को चलाने नहीं देते थे। वही वो कहते थे यज्ञ के अंदर जो है एक जो बेजुबान जानवर की तो बलि चढ़ा देते हो, तो ये कौन सा धर्म हो गया आपका? तो जो उसकी सुरक्षा के लिए राम और लक्ष्मण जो है वो सेवा करते थे उनकी। तो यज्ञों में उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की, पहला क्षत्रिय का धर्म बता दिया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपने आप सोच लेना आप सच है। और बाद में जब वो राजा बना तो उसने शंभू का वध किया। ये सब बातें हमें जो है ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। आपके देश जो है वो आगे आपके कदमों पे है, तो आपको सभी बातें कहाँ से कैसे कैसे हो रही है इनको सीखना जरूरी है। तो मैं आप सभी लोग बोलने वाले होंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा इसके अंदर। बोलने के लिए बहुत बातें हैं और बोलने लगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा और एक ही दिन ही ज़्यादा दिन भी कम पड़ जाएगा। मैं एक दो सिद्धांत की बात आपको बताता हूँ। आज हम जो दो समस्याएं मैं देखता हूँ ज़्यादा गंभीर है और इन दोनों से जो तीसरी व्यवस्था जो पैदा हुई है वो ज़्यादा गंभीर है। एक तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था की बात मैं कर रहा था और जो है वो हिंदूवाद जिसको हम कह लेते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा जब मैं हिंदू की बात करता हूँ तो ये ऊंच नीच की बात करता हूँ। जब मैं हिंदू की बात कह रहा हूँ तो मैं ये वर्णों की बात कर रहा हूँ और वर्णों से जो है किसी का कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। तो ये जो है एक तो ये है कि इसके अंदर जो है वो एक सुप्रीमेसी है ब्राह्मण की, तो उसको ब्राह्मणवाद भी कह देते हैं, मूलवाद भी कह लेते हैं। तो एक तो ये है कि ये व्यक्तिवादी सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था का, और दूसरा हमारा जो बीमारी है वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद में जो धन दौलत है कुछ गिने चुने लोगों के पास में आ जाती है, जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे या वैसे ध्यान रखते होंगे, आपको जानकारी होगी। वैसे भी पब्लिक डोमेन के अंदर बात होती है कि जो पैसे वाला है वो पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। तो इन दोनों से एक बात और भी हो रही है कि हमारी जो व्यक्तित्व है, हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो चरित्र है, वो हमारा चरित्र भी इंट्रोवर्ट हो रहा है कि हम जो है अपने और अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। इन दोनों के कारण जो है हमारा अपना चरित्र खराब हो रहा है। हम जो है हमारा मनुष्य का मौलिक चरित्र सामाजिक चरित्र है, तो वो सामाजिक चरित्र जो है वो खत्म हो रहा है। तो आप देखेंगे ये जो ब्राह्मणवाद या मूलवाद कह देते हैं, इसमें भी हमारा सामाजिक चरित्र खराब हो जाता है। हम परिवार के अपनी जात बिरादरी के अंदर बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ जो आपका जो ये जो पूंजीवाद है, वो पूंजीवाद में भी हमारा
समाज हमारा निर्माण करता है इनडायरेक्टली, वो हमारा निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें जो है ये जो इन दोनों से एक हमारी जो एक व्यक्तित्व हमारा डेवलप जो हो रहा है, हमारा डेवलप गैर सामाजिक डेवलप हो रहा है, और ये बड़े खतरनाक है सामने, क्योंकि जब समाज हमारा खत्म हो जाता है तो इंडिविजुअलिटी भी खत्म हो जाती है। जब समाज नहीं बचता है तो व्यक्ति को भी बच नहीं पाता है। सब अपने अपने लिए काम करेंगे और ये अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए बात काम नहीं करेंगे तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाती है। और यही मुश्किल कहीं ना कहीं जो है परिवारों को भी तोड़ रही है, क्योंकि जब व्यक्तिवादी हो जाते हैं तो परिवार भी हमारा पराया होने लगता है। तो जब परिवार भी पराया होने लग जाता है तो परिवार भी टूटता है। तो ये जो हमारी दो बातें हैं, इनसे ये जो है ये बड़ी तकलीफ हो रही है, और ये सामान्य रूप से लोग सोचते नहीं इसके बारे में। तो आप यंग लोग हैं और आप देखिए कि हमें जो है ये जो हमारा जीवन है, ये व्यक्ति का तो जीवन है ही है, साथ में हम समाज में रहते हैं तो समाज का भी जीवन है। तो हमारा अपने कैरियर बनाने के साथ साथ जो है वो समाज का कैरियर भी बनाना है, देश का कैरियर भी बनाना है। तो हमें जो है समाज के बारे में और देश के बारे में भी सोचना है। अभी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, किसी ने? इकोनॉमिक्स किसके पास सब्जेक्ट है? अर्थशास्त्र कोई नहीं पढ़ रहा उनमें से? एक भी नहीं? शर्माओ नहीं, कोई ना कोई तो होगा अर्थशास्त्र वाले। पक्का? चलिए, तो विश्वास होने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी इतने जो है 25-30 लोग हैं, 25-30 लोग में अर्थशास्त्र किसने ली है? पॉलिटिक्स किसने ली है? पॉलिटिक्स के भी दो ही हैं। तो देश जो है वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को ही चलाती है, और यहाँ पर ये हमारे से नियम है। तो फिर हम देश का निर्माण करेंगे कैसे? चलिए, कोई बात नहीं। अभी हमारा जो मैंने पढ़ी है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से शुरू होता है कि मनुष्य की जरूरतें जो है वो असीमित है। मनुष्य की जरूरतों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रकृति के अंदर जो समान है, प्रकृति के अंदर जो चीजें हैं वो कम है। वो इस तरह से समझाया जाता है उसके अंदर। तो वो शुरू से समझाया जाता है कि प्रकृति के अंदर चीजें तो कम है, लेकिन आदमी की जो है वो आदमी की जरूरतें बहुत ज्यादा है। तो 40 साल तक अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद तो इसके ऊपर समस्याओं के ऊपर सोचते मेरे को एक दिन ख्याल आया। मैंने कहा ये तो जो इनका सिद्धांत बनाया हुआ है, सिद्धांत ही गलत है। मैं तो खाता 4 रोटी हूँ, कपड़े भी मैं 2-3 ही पहनता हूँ, और मैं मर जाऊंगा तो मेरे को जो शमशान घाट में जलाना है उसके लिए भी थोड़ी सी जगह में जलाना है। तो मेरी तो जीवन की जो जरूरतें हैं वो सीमित है, कि आदमी की जो इच्छाएं हैं, आदमी की जो जरूरतें हैं वो असीमित है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी वो षड्यंत्र है, ये पूंजीवादियों का षड्यंत्र है, जो हमारे दिमाग में ये बिठा देना चाहते हैं कि आपकी जरूरतें जो है पूरी होने वाली नहीं है। तो हम अपनी जरूरतों को, सारी की सारी जरूरतों को पूरे करने की तरफ जो है, उसमें क्या कारण है हम ढूंढते नहीं है कि क्यों हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती, क्यों हम गरीब बने हुए हैं, हम क्यों गरीब बने हुए हैं, हमारी जरूरतें पूरी क्यों नहीं होती हैं, ये बताया जाता है। तो अभी आपने जो है इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ा नहीं है तो मैं इस सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लेके जाए तो फिर भी समझा नहीं पाऊँगा। क्योंकि जब मेरे को जो है सोचते 40 साल लगे हैं तो आपको 40 मिनट में तो समझा नहीं सकता। तो ये जो है हमें जो भी हमारे सामने सब्जेक्ट आते हैं उन सब्जेक्ट को हमने गहराई से सोचना चाहिए कि जो उसके अंदर किताब में लिखा है, जो किताब में लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि वो पुरानी बात हो गई होती है और वो आज की स्थिति में लागू नहीं होती है। तो इसी सिद्धांत के ऊपर मैं सोचूं तो ये जो है ये पुराना सिद्धांत था कि ये लगभग 17वीं शताब्दी का सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का। तो उस 17वीं शताब्दी के अंदर जो है ऐसी बात रही होगी कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जब जो है वो मेरे ख्याल से कपड़ा भी हम हाथ से बनाते होंगे, और जब खेत के अंदर बीज डालते थे तो खाद वाद भी नहीं डालते होंगे उस जमाने में। तो उस जमाने का सिद्धांत हो सकता है कि उस जमाने के अंदर गेहूं भी इतना नहीं मिलता होगा,
गेहूं की तो आप लोगों ने तो तंगी देखी नहीं है, हमने तो तंगी देखी है। जब हम आपकी तरह से यंग थे तो हमारा गेहूं जो है बाहर से मंगाना पड़ता था। एक लाल रंग का गेहूं आता था जिसको आजकल तो जो है वो उसको आपको लगेगा कि इसको तो मुर्गे को भी नहीं खिलाना चाहिए, मुर्गा भी बीमार हो जाएगा। ऐसा दाना हमारे जो लाल रंग का वहां से अमेरिका से आता था 63 के अंदर जो। तो उस समय का सिद्धांत था जिस समय हमारे पास जो है इतनी उपज नहीं होती थी, इतनी चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता था। तो शायद हो सकता है उस जमाने में किसी सिद्धांतकार ने और किसी इकोनॉमिस्ट ने ये कहा हो कि आदमी की जो इच्छाएं और जरूरतें जो है वो ज्यादा है और प्रकृति के अंदर जो है ये जो सामान मिलता है इनकी जरूरत का वो कम रहता है। तो आज वो सिद्धांत नहीं है। तो मैं सिर्फ एक बात आपके सामने ये और आपको ध्यान रखना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ते हैं उसको शक के तौर पे पढ़ें, उसके ऊपर शक करें कि ठीक लिखा है नहीं लिखा। तो सभी चीज़ों को ऐसे नहीं लेना उसको, तो एक्सेप्ट करना है, साइंटिफिक वे में एक्सेप्ट करना है। और साइंटिफिक के अगेंस्ट के अंदर हमारी सारी बातें आज चर्चाएँ चल रही हैं। आज का चाल कहा जा रहा है कि पुराना हमारा बहुत अच्छा था और जैसा पुराना था वैसा चला लो। तो मैं तो देखता हूँ कि जब पुराने ज़माने के अंदर जो है और आज के ज़माने के अंदर, तो आज तो हमने तरक्की करी है। आज तो हम देखते हैं यदि किसी के साथ जो है आपने हत्या कर दी है तो हत्या के कानून के हिसाब से जो उसको कुछ ना कुछ तो चलती है। कम से कम बाद में जो रिश्वत दे या किसी तरह से छूट जाता है, लेकिन केस तो चलता है। उस जमाने में तो रामचंद्र जी में कोई केस भी नहीं चला। रामचंद्र जी ने अपनी जो बीवी को जो है घर से बाहर निकाल दिया तो उसके ऊपर भी कोई केस नहीं चला। आजकल तो घर से निकालो जो है वो उनको क्लेम हो जाता है कि भी घर से निकालते हो तो कुछ ना कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। ये ज़माना अच्छा है, पुराना ज़माना अच्छा है। तो ये कुछ लोग जो हैं जो कहते हैं पुराने ज़माने में चले जाओ, तो पुराने ज़माने में ले जाके क्या करेंगे? है आदमी की तो तरक्की होती है, आज से आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की हैं। आज फार्मूले हमने निकाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हम उनके ऊपर जो है देश विदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ भी हम इसीलिए आए थे, यहाँ पे कैटरम का तैयार करने के लिए। तो हमने जो है वो 4 मुख्य बातें रखी। एक तो मैंने छुआछूत और ये जात बरादरी है इसकी हमारी व्यवस्था की बात की। एक तो हम ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और हम जो अच्छी चीज़ मान लेते हैं और अच्छी चीज़ को समाज नहीं मानता है तो हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है जुर्माना लगाते हैं या दंड लेते हैं। जैसे सती प्रथा थी, हमने समझाया कि सती प्रथा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग माने नहीं। तो माने नहीं तो सती प्रथा के ऊपर हमने जो कानून बना के लगा दिया कि जो भी सती करेगा उसको हम जो है कुछ ना कुछ दंड देंगे। तो ऐसे ही कहते बाल विवाह चलता था, तो बाल विवाह के ऊपर भी समझाया, समाज को लोगों को समझाया कि बाल विवाह करना बंद कर दो, अच्छी बात नहीं है। बच्चियों के साथ तुम जो है ये ऐसा काम करते हो, ये जो अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, बाल विवाह करते हो, अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं मानी जनता जो है, समाज नहीं माना, तो हमने बाल विवाह के खिलाफ जो कानून बना दिया। ऐसे ही जो हमारा और चलता था, बच्चों को काम में लगा देते थे, तो बच्चों को काम में लगा देते थे जो है उसको भी हमने कानून बनाया। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम देखते हैं कि समाज के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए और समाज उसको मानता नहीं है, तो उसको अप्लाई करने के लिए हम जो है राजनीतिक रूप से कानून बनाते हैं। तो अभी हम जो है सभी लोग चलाते हैं कि हमारी जो है जात बिरादरी ऊंची नीच है, छुआछूत है, एक को बड़ा एक को छोटा माना जाता है। अभी संविधान की जैसे बात हो रही थी, संविधान में अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 के अंदर कहा है कि हम जो है छुआछूत को नहीं मानते, हम जो है छुआछूत को नहीं मानते। तो छुआछूत, लेकिन समाज में तो छुआछूत चलती है। तो हमने फिर 1955 में छुआछूत अपराध निवारण अधिनियम बनाया 1955 में। आजकल उसको SC एक्ट बोलते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 13 के अंदर जो है ना, ये ऊंच नीच को भी उन्होंने कहा रखा है कि ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। तो इस जैसे जो है अनुच्छेद 17 को छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया है, ऐसे ही ऊंच नीच के खिलाफ भी जो है वो ऊंच नीच की जो बातें हैं उनके खिलाफ भी आप जो है अनुच्छेद 13 के अंदर जो है एक कानून बना दो। तो एक तो ये हम उसका समाधान इस तरह से चाहते हैं। फिर हम ये जो है अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इसका क्या समाधान है, इसका कारण क्या है? इसके कारण में नहीं जाऊंगा, मैं इसका समाधान में जाऊंगा। तो हम इसका समाधान ये कह रहे हैं कि आपने संपत्ति का अधिकार तो बनाया, तो जिसके पास संपत्ति थी उसकी संपत्ति बढ़ गई और जिसके पास नहीं थी उसके पास कम होती चली गई है। तो आप इसको संपत्ति का बनाया तो समान संपत्ति का बना लो इसको, सबके साथ जो है संपत्ति का अधिकार उनका बराबर है, सबको समान संपत्ति का अधिकार। तो अब ये समाजवाद की बात सुनते होंगे
सबके पास, किसी के पास भी कोई दौलत नहीं होगी, सिर्फ सरकार की होगी, सरकार सबको बराबर बांटेगी। तो हम इसके अंदर सरकार को नहीं देना चाहते। अब ये नहीं चाहते कि सरकार के हाथ में सारा चला जाए और आदमी के हाथ में कुछ ना बचे। हम चाहते हैं कि समान संपत्ति का अधिकार हो, और समान संपत्ति रखा जाना जहाँ मुश्किल होता है तो अधिकार के ऊपर जो कि व्यवहार नहीं है, तो अधिकार की संपत्ति के ऊपर आप जो है 3% ब्याज है। किसी के अधिकार में जितनी संपत्ति आती है उतनी तो ठीक है, यदि उससे ज्यादा है तो उसको 3% ब्याज उस आदमी को देना चाहिए जिसके पास संपत्ति नहीं है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको 3% ब्याज आएगा, तो उसको जो है अपना घर परिवार ठीक से चला लेगा उसके अंदर। तो देश में से भुखमरी और गरीबी, जो अति गरीबी होती है, जो गरीबी रेखा बना रखी है ना आपने, तो गरीबी रेखा नहीं है, नाम के लिए है, भुखमरी रेखा है। अभी पता है आपको गरीबी रेखा क्या है? किसको पता है गरीबी रेखा? गांव में, शहर में गरीबी रेखा क्या है? अंदाजा लगा सकता है कोई? कितनी होगी अंदाजा? शहर में 32 रुपए एक दिन का। दिल्ली मुंबई जैसा शहर है ना, आपका इतने छोटे कस्बे के अंदर आता है, शहर में नहीं आएगा, जैसे गांव के अंदर ही आएगा। म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी होगी ना। हाँ, तो 32 रुपए यदि एक दिन का किसी के आ जाता है तो वो जो है गरीब नहीं, वो अमीर है। और गांव के अंदर 27 रुपया, गांव के अंदर रहता है 27 रुपए एक दिन की उसकी इनकम आ जाती है, तो वो गरीब नहीं। अब बताओ, कल जो वहां पे हम जो बीच में कहीं रुके थे तो मैंने कहा भी चाय दे दो, तो 2 चाय दे दी उसने। मैंने कहा पैसे कहते 40 रुपए, तो 20 रुपए की तो चाय थी। आप कहीं यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना हो, रास्ते में हाईवे के ऊपर ढाबे के अंदर बैठ जाओ, कहीं चाय दे दो तो 20 रुपए की चाय, और 27 रुपए के अंदर तो आप यहाँ अमीरी रेखा में आ जाते हैं। ये बताओ क्या है ये हालत? तो ये जो है इसके अंदर जो हम कह रहे हैं 3% ब्याज इसके अंदर आ जाएगा, तो ये भुखमरी और ये वो खत्म हो जाएगी। और हमारे देश के आगे कहते हैं कि भुखमरी किस स्टेज के ऊपर है और हमारा जो है वो गरीबी की स्टेज के ऊपर है। आप देख लीजिएगा, आज गूगल सबको करना आता है, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। आज भारत की स्थिति अड़ोस पड़ोस के किसी देश के उनसे भी जो है हंगर इंडेक्स के अंदर उनसे भी नीचे है। अब देश तो बड़ा है लेकिन क्वालिटी के हिसाब से बहुत छोटा निखंड देश हो गया है। क्वांटिटी के हिसाब से तो हम बड़े हैं लेकिन क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल नीचे है। कल का बांग्लादेश जो सन 71 में हमने बनाया था, तो बांग्लादेश हमारे से आगे हो गया, नेपाल भी हमारे से आगे है। मैं बात ज्यादा क्या करूँ, अभी आती जा रही है तो निकलती जा रही है इसके अंदर। मैं भी सोच रहा हूँ पता नहीं कभी मुलाकात कब होगी, कब भी होगी, तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लूँ। तो ये था दूसरा हमारा सिद्धांत, जिसके अंदर हम जो है एक जनमत बना रहे हैं लोगों के बीच में। तीसरा हमारा है ये टैक्स प्रणाली जो है ना, जो टैक्स होता है वो टैक्स उसके ऊपर लगना चाहिए जो टैक्स देने की हैसियत रखता है। आप बताओ, मवाद से टैक्स देना चाहिए? जो अपाहिज है उसे टैक्स देना चाहिए? जो कोई कर्जदार है उसे टैक्स देना चाहिए? बेरोजगार है उसे टैक्स देना चाहिए? जिसके माँ बाप जो है मजदूरी करके कुंवारे बच्चे को किसी तरह से पढ़ा रहे हैं, तो भी कापी पेंसिल उसकी खरीदनी है तो उसके ऊपर टैक्स। आपने जीएसटी का नाम सुना होगा ना, तो आप जो भी चीज खरीदते हैं उससे टैक्स लग जाता है। कितना % तक टैक्स है? कितना % तक है? नहीं पता। 28%। कितना 28% तक 28% टैक्स है। अब सवेरे से शाम तक मजदूरी करके लेके आए 2 पैसे के लिए फिर बच्चों को दी ले गई, तो अपनी कापी पेंसिल खरीद के ले आया तो 28% तक टैक्स हो गया। हो सकता है उसके कापी पेंसिल पे 28 ना हो, 18 हो, 12 हो, लेकिन कई चीजें तो ऐसी हो गई जिसपे 28 भी है ना। हम वो कापी पेंसिल ही तो नहीं खरीदते ना, हम वो शर्ट भी खरीदते हैं, सूट भी खरीदते हैं। आप सूट खरीदते हो 500 रुपए तक वाले में तो 5% है, और 500 रुपए से ज्यादा का खरीद लिया तो 12% है। तो 500 से कम वाला खरीद रहा,
तो टैक्स बचेगा है। तो दूसरा हम कह रहे हैं कि गरीब आदमियों से टैक्स लेना आपको नहीं चाहिए। गरीब आदमियों से किसी से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है। आपने हर एक खर्चे के ऊपर टैक्स लगा दिया। भाई इनकम के ऊपर तो इनकम ज्यादा होती है तो टैक्स लग जाता है, लेकिन एक्सपेंडिचर पे तो चाहे 1 पैसा है आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। तो आप सभी, हम जो है सभी टैक्स देते हैं, तो सभी जनता से टैक्स नहीं वसूलना है। हम जनता को टैक्स फ्री बनाना चाहते हैं कि किसी भी जनता से टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो जब टैक्स नहीं लेना चाहिए तो खर्चा कहां से चलेगा? सरकार का खर्चा तो चलेगा ना। आप पूछेंगे घर जाके, अभी तो सोच में नहीं आ रहा होगा, घर जाके सोचेंगे। जैसे मैंने कहा है कि हर एक बात पे सोचना चाहिए, तो मेरी बात पे भी सोचेंगे ना घर जाके कि उसने ये तो कह दिया था कि टैक्स नहीं लेना चाहिए, फिर वो सरकार कैसे चलेगी? ये घर जाके सोचोगे तो मैं पहले बता देता हूँ कि सरकार उनसे टैक्स ले जिनको सरकार ने जमीनें बांटी है, जिनको सरकार ने जो है तेल भंडार बांट दिया है, पेट्रोलियम के बांट दिया है। जैसे अंबानी को जो है वो सारे के सारे पेट्रोल के जो अपना पेट्रोलियम निकलता था वो बॉम्बे हाई के पेट्रोलियम उसको दे दिया। उसको सारे के सारे एयरपोर्ट जो है उसको अदानी को दे दिए हैं। सारे के सारे जो है वो एयरपोर्ट के अलावा जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट ट्रस्ट होते हैं ना, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, तो बंदरगाह भी उसके वाले कर दिए हैं। एयरपोर्ट कर दिए, बंदरगाह कर दिए, जमीनें दे दी हैं। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका है जहाँ पे कोयले खदानें वगैरह होती हैं, तो कोयले की खदानें वगैरह उसकी लिस्ट देखो ना, उसमें 15-20 तरह के काम है, सारे के सारे सरकार देती है। अभी सरकार जब आई थी तो उसका पता नहीं कौन से नंबर था, लेकिन अभी तो सरकार ने उसको पहले नंबर पर पहुंचा दिया। अदानी एशिया का नंबर 1 है, जो देश का भी नंबर 1 नहीं था वो एशिया का नंबर 1 हो गया। तो जिनको सरकार ने अपनी चीजें बांट के नंबर 1 बना दिया है, नंबर 2 बना दिया है, नंबर 3 बना दिया है, नंबर 4 बना दिया है, नंबर 5 बना दिया है, तो इस तरह से यदि 100 आदमी ऐसे ढूंढ लेंगे ना, 100 नहीं तो 1000 ढूंढ लेंगे, 1000 नहीं तो 1 लाख मान लो, 1 लाख नहीं तो 10 लाख मान लो, 10 लाख नहीं तो 12-13 लाख मान लो, तो 0.1%, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो देश में 0.1% जो है उनके ऊपर यदि हम वेल्थ टैक्स लगा दें, अमीरी टैक्स, अरबपति टैक्स, खरबपति टैक्स, यदि उनके ऊपर हम जो है 0.5% से 2.5% तक टैक्स लगा देंगे तो सारी की सारी जनता जो है टैक्स फ्री हो जाएगी। जब टैक्स फ्री हो गई तो हर एक आदमी की कम से कम 10 से 15% की बचत हो जाएगी। आपकी 10 से 15% बचत आराम से हो जाएगी। 28% तक टैक्स दे रहे हैं तो कम से कम 15% तो बच ही जाएगा ना। तो जब 15% आपका बच जाएगा तो क्या होगा उससे, जब टैक्स खत्म हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, यदि काफी महंगी, काफी सस्ती हो जाएगी तो ज्यादा काफी खरीदोगे ना। भाई सूट आपका सस्ता हो गया तो ज्यादा सूट खरीद लोगे, क्योंकि पैसे जो है आपके पास ज्यादा बच गए। सूट सस्ता हो गया तो ये सस्ता मिल रहा, दूसरा भी ले लेंगे। जो सस्ता मिलेगा दूसरा भी लोगे तो समाज उसके अंदर जो है उसकी डिमांड पैदा हो जाएगी इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी में डिमांड होती है, जो डिमांड होती है वही रोजगार होता है। भाई 2 सूट मांगोगे तो 2 सूट बनाने वाले भी तो होंगे। भाई पहले 1 सूट बनाता था, अब उसको 2 सूट बनाने पड़ेंगे। जब 2 सूट बनाने पड़ेंगे तो रोजगार पैदा हो गया। तो इससे क्या है कि सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सूट तो उदाहरण है, सब अपनी अपनी चीजें मांगे तो बेरोजगारी से खत्म हो जाएगी। तो जब जीएसटी खत्म होगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो आपकी जो है, जब रोजगारी आ गई तो गरीबी भी खत्म हो जाएगी। तो ये क्या पूरी सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। होगा कैसे? सिर्फ हमने ये तैयारी करनी है कि हमने अपना ये मानना है कि हम जो है हमारे ऊपर तो टैक्स लगना नहीं चाहिए। और जिनको जमीनें वगैरह बांटी हैं, जिनको जो है वो सरकार ने जो चीजें बांटी हैं, देश के चीजें बांटी हैं और जो अमीर बनते जा रहे हैं, उनसे आप टैक्स ले लो हमारे लिए पक्ष। चौथा मुद्दा हमारा ये है कि आप जो है, ये क्या होता था कि हमने देखा हमारे देश में काम करने वालों ने देखा कि जो व्यापारी है और उद्योगपति है ना, ये 1 रुपए की चीज के 2 रुपए 4 रुपए मांगता है। तो 1 रुपए की चीज के 2-4 रुपए लेता है और जनता को ठगता है। तो इसका जो है इलाज होना चाहिए। तो इसका इलाज कैसे हो? तो हमने कहा कि इसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए कि इस चीज को है इससे ज्यादा ये नहीं वसूल करेगा। तो सभी चीजों के MRP लिख के आती है।
तो हम देख लेते हैं कि एमआरपी कितनी लिखी है। सरकार ने कानून बनाया कि हर एक चीज पे एमआरपी लिखनी है आपको, तो हम देख लेते हैं एमआरपी कितनी है, उससे ज्यादा पैसा हम उसको देते नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो ज्यादा पैसा मांग सकता है, उसमें ठप्पा लगा सकता है, प्रिंट ही तो करना है, जितना मर्जी प्रिंट कर ले। तो इसके लिए सरकार ने जो है, हमने जो समाज ने एक वो नियम बनाया कि एमआरपी होनी चाहिए, तो एमआरपी के हिसाब से कंज्यूमर को सेफ गार्ड हुआ। तो ये एमआरपी के पीछे का सिद्धांत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी आपने विचारा नहीं होगा कि क्यों एमआरपी क्यों होती है। तो अभी देश हमारे को क्या कहते हैं? कृषि प्रधान देश कहते हैं। देश को कृषि प्रधान कहते हैं। इनके अंदर ज्यादा लोग कृषि पे लगे हुए हैं, और कृषि के साथ जिनके पास कृषि नहीं है वो उसके साथ मजदूरी में लगे हुए हैं। तो किसानों के साथ ज्यादा कुछ लोग मजदूरी में लगे हुए हैं। तो किसान मजदूर मिला के ना ये 70-80% हो जाते हैं देश के अंदर। बाकी मेरे जैसे कॉलर वाले तो थोड़ी ही मिलते हैं, बाकी तो लंगोटी कच्ची लंगोटी वाले, धोती लंगोटी वाले हैं सारे देश के अंदर। तो ये जो है, अभी हम देखते हैं किसानों का, आपने पिछले आंदोलन में देखा होगा, वो कह रहे थे कि एमएसपी पे कानून होना चाहिए। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था कि महंगा बेचते हैं, तो वहां पर एक दूसरी समस्या है कि किसानों से, क्योंकि खेती एक बार में जाती है उसमें मार्केट में, तो उनको पूरे दाम नहीं मिल पाते। वो जो है उनको सस्ते में बेचनी पड़ती है। 2 रुपए की चीज उनको पौने 2 रुपए में, 1.5 रुपए में बेचनी पड़ती है। तो कहते हैं कि हमारा 2 रुपया तो बचना ही चाहिए कम से कम, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे को मिलनी चाहिए। तो एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो चौथा हमारा जो है कहना कि एमएसपी की गारंटी सरकार को करनी चाहिए। जब आपने एमआरपी बनाई है कंज्यूमर को सेफ गार्ड के लिए, तो देश की लगभग जो है 3/4 जनता को सेफ गार्ड के लिए आप एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते? तो ये एमएसपी की गारंटी इसके अंदर, ये चौथा है। अभी 5वां जो है, मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी जो चुनाव प्रणाली है, चुनाव प्रणाली इस तरह की है कि नुमाइंदा जो है हमारा नहीं होता है, हमारे ऊपर नुमाइंदे ऊपर से आते हैं और हम सिर्फ उसको वोट डालते हैं। अभी आपने वोट डाला होगा ना, तो चुनाव तो आपने नहीं किया ना, किसको वोट डालना है? भाई जो 4-5 जो आगे होंगे उन्हीं में से किसी को वोट डालना है ना, तो उसका तो चुनाव तो पार्टी ने किया ना, हमने तो नहीं किया ना। हम तो हमारे सामने जो 4 ऑप्शन रख दी है, जैसे आप जो एग्जाम देने जाते हो तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई, नन ऑफ दीस। तो हम ये 4 ऑप्शन में से 5 भी ऑप्शन ले लेते हैं। अभी या तो नन ऑफ दीस कर दो कि घर में बैठे हुए मेरे को सारे, जैसे हमने जाना है नन ऑफ दीस हो गया, या फिर एक तो 3-4 में से किसी ने आपको दे दिया। तो हम ये इसके अंदर चाहते हैं कि चुनाव भी हमारा ऐसा हो कि आदमी जो है नीचे से वोट वसूल करे। तो ये जो इन सारी बातों को लेके हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर देना चाहते हैं सोसाइटी का, कि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि हमने टैक्स देना है, कि हमने वो कंट्री बनाना है जिसमें मेरे बच्चे लोग जो है टैक्स देंगे। अभी आजादी से पहले तो हम टैक्स नहीं देते थे, आजादी के बाद हम टैक्स देने लगे हैं। क्या आपने सोचा? आप देख लेना जाके कि आजादी से पहले हम टैक्स नहीं देते थे। क्या हमने आजादी टैक्स देने के लिए दी थी इनके अयाश लोगों के लिए? ये जो कुछ अयाश लोग जो है बैठ जाते हैं कुर्सी पे जाके और अपने लिए 8,000 का जहाज खरीद लेते हैं, और जो संसद ठीक ठाक चल रही है उसको 20,000 करोड़ रुपए के अंदर तोड़ के नहीं बनानी या दूसरी बना देनी, जिसकी जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से मकान है, अच्छा मकान है रहने के लिए, तो उसको आप छोड़ दो, उसको तो और दूसरा नया मकान बनाओ। ये कहानी शराब है। तो दिल्ली में वो नया बना रहे हैं, उसको तोड़ता है, पुरानी जो है वो तोड़नी है, नहीं बनानी है, या पुरानी जो है रख लेनी है, उसके लिए जो है लाखों करोड़ रुपया टैक्स हमारे ऊपर जो है, हमारे पैसे की बर्बादी चल रही है। बहुत टाइम ले लिया मैंने, मेरे को लगता है घंटा हो गया होगा। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, दूर से आया था, माफ कर लेना, कुछ भी जो भी है वो जूते मारना वो मार देना, ठीक है। तो मैं अभी और एक बात मैं कहता हूँ कि वो संस्था की मैंने बात की, हम इसके साथ एक महीने हर महीने पत्रिका निकालते हैं। मैं फोटो खींच रहा था, मैं इसीलिए खींच रहा था साथ में, और इन्होंने ये क्या नाम है इनको मैं कविता से सुनाई थी। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 2-4 लाइनें थी, मैं लिख नहीं पाया उसको, तो वो मेरे को लिख के दे देंगे वो कागज के ऊपर में। तो हम हर महीने पिछले 21 साल से इसको छाप रहे हैं, अपनी बातों को जन प्रचार करेंगे। ज्यादा इसका है नहीं, 300 रुपया महीने का, 300 रुपया साल का है, बाय पोस्ट घर पे आ जाती है। हमारे यहाँ रावत जी है, वो रावत जी
तो अपने चाय में से, अपनी जो पॉकेट में से, पॉकेट मनी में से कुछ निकाल के आइए, इसको आगे का देश का निर्माण आपने ही करना है। आप जो पढ़ते लिखते हैं तो इसको पढ़ के लिख के इसके अंदर भी हमें बताइए कि ये आप गलतियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे सुधार होना चाहिए, तो इसको पढ़ने की थोड़ी आदत डालिए थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपका बहुत समय ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपने बहुत सारे मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक किया और सोचने में मजबूर किया कि वाकई में जिन शहीदों ने अपने जान की कुर्बानी दी है जिस आज़ादी के लिए, क्या यही है मेरे सपनों का भारत? क्या इसी भारत की कल्पना हम कर रहे थे? मुझे भी एक शलभ श्री राम जी हैं, उनकी एक कविता कुछ याद आ गई, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। काफी क्रांतिकारी लफ्ज हैं उसके अंदर कि नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवालों से हमें जवाब चाहिए, सवाल दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जहां अवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां अवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां पे बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहां पे लफ्ज़ अमन एक खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए, सवाल दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखी है, काफी लंबी है, पूरी सुनना चाहो तो है, अगर बोर नहीं हो रहे हो तो और सुनाओ आगे, है नहीं? यकीन आंख मूंद कर किया था जिसको जानकर, यकीन आंख मूंद कर किया था जिसको जानकर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर, उन्हीं की सरहदों में कैद हमारी बोलियां, उन्हीं की सरहदों में कैद हैं हमारी बोलियां, वही हमारी थाल में परस रहे हैं गोलियां, जो इनका भेद खोल दे हर एक बात बोल दे, जो इनका भेद खोल दे हर एक बात बोल दे, हमारे हाथ में वही खुली किताब चाहिए, घिरे हैं हम सवालों से हमें जवाब चाहिए, सवाल दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। तो आइए इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और मैं अगले वक्ता को बुलाता हूँ। हमारे बीच में रेडी बड़ी यूनियन के प्रधान श्री रिजुराम जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मंच पे आए और संक्षेप में अपने विचार रखें। रिजुराम यहाँ उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय एयर शाह और अन्य सभी हमारे यहाँ साथी और भिन्न भिन्न से स्टडी कर रहे हैं बच्चे और हमारे सभी साथियों, मुझे इस मंच के ऊपर जो आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए समय निकाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे यहाँ दिल की भड़ास नहीं छुपानी है। मैं आपको बता दूँ, मैं साक्षरता में पढ़ा वो विषय जो ज्ञान समिति ने उठाया था, जिसके अभी कुछ पंक्तियाँ हमारे साथियों ने बीच बीच में उसमें की है। वो ज्ञान समिति जो इस बाबा साहब के एजुकेशन का जो एक मिशन
मिशन था, एजुकेशन का जो ट्विटर करने का जो मतलब लक्ष्य था, उसको उस कड़ी को उन्होंने आगे तक किया था। पहली बार वो मिशन चला था, उसका मैं खुद उसका छात्र हूँ। और मैंने इसमें एक चीज़ बड़ी वो की थी कि मैं उसमें पढ़ता तो हूँ, लेकिन मैंने लिखने की त्रुटि जो थी छोड़ी थी। वो कभी कभी मुझे बहुत सारी मुझे एक लगता है कि मैंने वो त्रुटि जो थी मेरे लिए बहुत बड़ी गलती थी। तो उस गलती को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों में वो देखता हूँ, क्योंकि मैंने वो लिखने की जो वो थी वो आप लोगों को छोड़ी थी कि आप लोग लिखेंगे। और मुझे जब मंच मिलता बोलने की मुझे समय की मदद दी, मेरे कान में बताया जाता है कि अपने समय का बहुत बड़ी चीज़ है, ये समय ही है। हमें कोई भी मंच मिले, हमें कोई भी मिले, हमें उन दर्शकों को, उन सुनने वालों को मतलब यदि भी उसमें उनको देखने में उनकी चेहरे जो थे, उनकी तरह तरह के दिमाग में ध्यान है, कोई पारिवारिक है, कोई क्या है, कोई कैसे है, वैसे भी अभी लंच का समय हो रहा है, बच्चों को किसी ने लंच किया है, साथी बाहर से आया, पता नहीं किया या नहीं। तो इससे मैं शॉर्ट में बात बताऊंगा। मैंने साक्षरता में मैं पढ़ा हूँ और उसके बाद मैंने ज्ञान यूनिवर्सिटी में मैं काम किया हूँ, मेरे डिटेल में भी मैं हो रहा हूँ। और हमेशा मेरा जो है छात्रों के साथ जो थे बड़े नज़दीक से उसमें हो रहा है। तो उसकी वजह से मुझे चंबा कॉलेज का जो ये आज बिल्डिंग में जहाँ हमारे बैक साइड है, इसका जो फर्स्ट क्लास जो क्लासें लगाई गई थी उसका उस टाइम में मेरे पेरेंट्स कमेटी का प्रेसिडेंट था जिला चंबा का। और जब कॉलेजपुर से ट्रांसफर हो गया था या उसमें, तो उस टाइम जो प्रिंसिपल थे वहाँ पर, तो उन प्रिंसिपलों ने मतलब मुझे इतना कहा था कि मतलब पढ़ाती यहाँ पर इतना काम होता है, आप काम को आइए, किसी को काम दिलाइए। मैंने कहा मुझे नहीं, मतलब मेरे पास कोई आता भी तो मैं तो प्रिंसिपल के पास जाइए और प्रिंसिपल साहब इसमें जो भी इससे काम लेना कैसे करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉलेज के उसके लिए। और मुझे जो अध्यक्ष बनाया गया वो मेरे पेरेंट्स ने उससे जो पेट काट कर बच्चे को एजुकेशन के लिए कॉलेज में भेजते हैं, उन पेरेंट्सों की वजह से जो है मुझे जो है उनकी ओर से रखा गया है। तो मैं कॉलेज में पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन उन बच्चों की वजह से जो मैं इसका उसका पेरेंट्स कमेटी का प्रेसिडेंट भी बना। और मुझे बहुत सारे प्रोफेसर हैं या और दूसरे मतलब जो प्रिंसिपल है या जो भी उनसे मुझे बैठने का मौका मिला। और साक्षरता का मैं मतलब उसमें मिशन में वो जोड़ रहा हूँ, उसका मुझे बहुत बड़ा मतलब श्रेय इसका उसमें मिला। और मैंने उसके साथ साथ चलते चलते जो थे मैंने जो था यहाँ पर उसमें चंबा में रेडी पेडी का एक निर्माण किया। चंबा में वो रेडी पेडी सड़क के किनारे जो काम करते हैं वो उन्होंने वो किया। तो यहाँ एक ऐसी को बड़ा हुआ था कि मतलब गाँव से लोग जो थे, हम लोग पहले जो थे स्टेट की मतलब बड़ी पीढ़ी के जो भी थी हमारे बड़ी बड़ी व्यापार करने के लिए व्यवसाय थे, चाहे वो मैल थे, वो सारे हमारे पूर्वजों ने बगारे को मारे मतलब बनाए थे। तो मैं क्या ही अगर बुजुर्गों के साथ बैठता था, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के साथ पढ़े लिखे इतिहासकारों के साथ बैठते थे, तो उनसे सुनने को मिलता था। जब मैंने प्रैक्टिकल उसका नींव रखी और यहाँ पर मैंने उसको किया, दस्तक की थी, बहुत कठिनाइयों से मुझे सामना करना पड़ा। लेकिन जो बाबा साहब जो एजुकेशन का जो मतलब वो दिया था मुझे, पढ़ने का जो मतलब मुझे पढ़ने के साथ साथ मैं स्टडी और स्टडी के साथ और कॉलेज में जब बच्चे मतलब उसमें वो करते थे, तो मैं किसी एक विशेष दल का वो वहाँ पर जो बच्चे मतलब नारे लगाते थे स्टडी और स्टेडलर, मैं उनको पूछा भाई क्या होता है। तो मुझे उनसे जब डिटेल में करा तो बहुत सारी चीज़ें सुनते थे। तो उसमें तो इतनी चीज़ें थी कि हम स्टेडलर को स्टडी को जो हम पढ़ते हैं और स्टेडलर में मतलब करते हैं, तो ये सारी चीज़ें से नशे की सारी चीज़ों से आगे छोड़ सकता। और मैंने खुद मतलब इस चीज़ को छोड़ा और किया भी था उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली और इसमें मेरे जीवन का मुझे लगा कि मेरे जीवन का एक एक क्षण भी मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा कीमती है, जो मैं यहाँ अपने साथ में लेके नहीं जाऊँगा। मैं तो इतना तक मैंने डिसाइड किया, मैं उस चीज़ें तक पहुँच रहा हूँ कि मैं अपनी बॉडी के लिए मतलब चलाने के लिए मतलब वो नहीं दूंगा, मैं मतलब उसके लिए मेडिकल रिसर्च के लिए मतलब उसको दूंगा। और आज मतलब इतनी बड़ी फाइल मेरी बढ़ गई है मेडिकल, उसके लिए जितनी भी जो भी मेरी प्रॉब्लम होती है, जो कुछ होती है, उसको मैं सारे टेस्ट को या सारी चीज़ मैं रिपोर्ट बना के उसको इतनी बड़ी फाइल बना के रख रहा हूँ। और मैं ऐसे चीज़ें जो
चले हुए, और उसमें मतलब जो चलने से मतलब उसमें लाइफ पीढ़ियों तक मतलब उसमें बीते जा रही है, और हम उसको सही ढंग से सही दिशा में नहीं हो पा रहा। लेकिन उसमें कुछ ही लोगों ने जो उसको उससे जो इतिहास लिखा है, वो इतिहास में उसमें चला है, जैसे बाबा साहब का मतलब जो विषय वो है संविधान दिवस है, तो उस तरह से मतलब जो भी बहुत सारे उन्होंने वो किया। और इससे पहले भी जो मैं उसमें पढ़ता हूँ, आज का तो बहुत ही आसान हो गया है कि हमारे लिए मोबाइल जो है, मोबाइल मतलब हर एक आदमी मतलब उसका वो करता हो, मोबाइल के माध्यम से हम देखते तो दुनिया इतनी सी लगती है मतलब और यूट्यूब में कितना अच्छे मतलब जो आ रहे हैं, अच्छी चीजें भी आ रही हैं, कुछ और भी चीजें आ रही हैं, तो इसमें बहुत बड़ा जो होड़ लगी है, बहुत बड़ा कंपटीशन लग रहा है यूट्यूब को उसमें मोड़ा जाए और कोई प्राणी उसमें मतलब उसको वो किया जाए, तो जिसको हो चुके हैं हमारे कई युगों से मतलब हम होते हैं, उसमें बड़ा अच्छा मतलब उसमें रहे हैं। मैं मार्क्स की थ्योरी को पढ़ता हूँ, तो मार्क्स ने मतलब पूरी दुनिया को मतलब को मतलब किया है, और मैं दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध को देखता हूँ, तो महात्मा बुद्ध जो हमारे भारत में मतलब पैदा हुए, उसमें उन्होंने वो किया, कैसे विस्तार से उन्होंने सारी चीजों को दिखाया कि ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल है। और बाबा साहब ने मतलब उस चीज को मतलब अंतिम उसमें मतलब उनको वो किया धर्म को उन्होंने मतलब धर्म को करने का आगे चल के मतलब कैसे उसका धर्म का या किसी का उसका वो दे दिया है। तो जब भी मैं किसी के साथ बैठता हूँ तो वो एक मायूस जैसा चेहरा और लास्ट में मुझे बोलता यार ये हमारे भागे भी नहीं था, वो हमारा भागे ही नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कोई मतलब यार ये मुझे शेर याद आता है, पता नहीं किस कवि का शेर था, वो बोले खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से भी ज्यादा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से भी ज्यादा, खुदा से पूछे के बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो वहां पर मतलब जो वो उसकी आंखें जो थी दब जाती है एकदम मतलब जो भी उसमें हो जाता है, और कुछ तो कुछ वो बीच का रास्ता निकालने के लिए, त्रुटियों को करने के लिए, ताकि हमारे देश में बहुत बड़ी अच्छी, मैं सारी चीज शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग थ्योरी को स्टडी करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं ना, मैं तो ऐसा थोड़ा, तो उसमें उन्होंने जो था वो किया कि मतलब जो बड़ा अच्छा मतलब जो सारा उसको किया और बड़ा बढ़िया, और मैंने एजुकेशन के ऊपर थोड़ा वो किया, बच्चों को पांचवी तक मैंने प्राइवेट सेक्टर में मतलब उसमें वो किया। मैंने सोचा भी मतलब यार एक बिल्कुल जो खैर प्राइवेट सेक्टर में मतलब जितनी भी हमारे मतलब जो पैसे वाली है सारी लोग भी है, देखता हूँ तो मैंने पांचवी बच्चों को उसमें पढ़ाया, और एजुकेशन का तो बिल्कुल मतलब जो बेड़ा लोग कर रहे हैं, ऊपर से सरकार की मतलब जो पॉलिसी फ्रेम कर रही है, जो कि एजुकेशन मतलब बिल्कुल मतलब बेकार मतलब उसमें हो रही है, और वो जो कंडीशन बना रही है उस कंडीशन को आम आदमी नहीं कर सकता। जब आम आदमी ने जो हमारा संविधान मतलब जो दिया वो मैं उसमें रहता हूँ, तो वहाँ पर हमारा ग्राउंड है, जब सभी लोगों का परिचित है, तो जब ये कोई आदमी अगर मेरे साथ इतनी ज्यादा डिबेट करता, हमें डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में हमारा रिजल्ट जो सामने पड़ा हुआ उनका भी पड़ा हुआ हमारा भी, तो मैं उस चुगान को उतार देता कि ये चुगान सुरक्षित तब है कि ये बाउंड्री है। तो इस तरह से हमारा देश जो सुरक्षित है वो हमारा संविधान है। आज संविधान को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, कैसे मतलब की सारी चीजें की जा रही है, तो उस चीज के ऊपर काफी काम करने की जरूरत है। और मतलब कि आज तो मतलब काफी ज्यादा मतलब इसमें हुआ है, जैसे कि किसी भी संस्था या किसी भी परिवार में भी रहते, जब छोटे होते तो हमारी वो जिम्मेदारी, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी थोड़ी वो हो जाती है, नेचुरली बात है। तो अभी जो है ये हमारे पीछे लोग काम करते थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़े, आज़ादी के बाद में या पहले से मतलब जो लड़े थे, बहुत मेहनत की उन्होंने इतना काम किया कि युगों तक मतलब उनको भुला नहीं सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब मतलब उसी पार्लियामेंट में मतलब गए, उस चौखट पर मतलब उन्होंने मतलब सिर रखा, और उसके बाद में जो करके किस तरह से क्या मतलब कैसी देखने को मिल रही है, ये सारी चीजें इन्होंने किया है। पूंजीपति पैसे वाले लोग जो थे, जैसे टाटा है, कौन से उनमें भी एक बहुत बड़ा कदम छिड़ गया, और उसमें मतलब एक ही कंपनी को उसको लेकर मतलब रिव्यू कर रहे हैं। वो कंपनियों में मतलब इतनी बड़ी तो बन गई है, लेकिन जो पैसा है वो भारत में नहीं, वो मतलब कंट्रियों में उन्होंने पैसे ज्यादा विकसित कंट्री है उसमें उन्होंने उस पैसे को किया है। हमारे भारत को क्या मिल रहा है, हमारे भारत का हम ही देखते हैं, चाहे हिमाचल का खजाना हो, चाहे देश का खजाना हो, खजाना खाली किया, उसको घटाने की बर्डन के बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ी चिंता उसके। और हमारे देश का जो मतलब हमारे छात्र है, बेरोजगार है, मजदूर है, अरे उनमें इतनी क्षमता है मतलब कम से कम उसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब लोग मतलब गुजर बसरी करते हैं,
पीछे कोरोना का दौर चला हुआ था, तो मैं उसमें सड़कों किनारे में देखता था, उन लोगों को देखता था जो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या जो अधिकारी कर्मचारी है। मैं सोचता रहा कि एक लोग पता नहीं कितने लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई यहाँ पर, क्योंकि ये तो पता नहीं सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी लोग रहते तो नहीं क्या कौन स्वास्थ्य का देखता है क्या है, तो ये तो पहले मरेंगे। लेकिन वो लोग नहीं, कुछ भी नहीं उनको पाया, ना उनको पाया ना तो जानवरों को गए। हमें प्रकृति के साथ वो लोग बिल्कुल मतलब उसके थे, तो वो बीमारी का दौर जो था वो उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं कर पाया है। ये टॉप के लोग जो थे जो आईसीयू में रहते थे या मतलब जो एसी उसमें रहते थे, उनको ज्यादा मतलब कुछ सुनना पड़ता था, उनकी ज्यादा मृत्यु और सारी चीजें होती थी। और जो दूसरे लोग थे वो मतलब जो इतने ज्यादा उसमें नहीं है। बहुत बढ़िया सीख मतलब जिसमें मिली है। और हमारा जो मेहनत का शिवर है बहुत ज्यादा उसमें है, वो बहुत बड़ी कैपेसिटी है उसमें। वो ही देश का सही मायने जो मतलब वो कर रहा है, वो पैसे को बोलना नहीं वो कर रहा है, वो मतलब देख रहा है, हर इंसान देख रहा है कि अगर कोई भी अगर कोई जैसा भी पेरेंट्स होगा वो नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो था मेरे से ज्यादा मतलब भी नीचे जाए, वो सोचता मेरे से ज्यादा अच्छा मतलब उसमें रोए। तो यहाँ से लगता है कि देश हमारा उन्नति तो करना चाहता, लेकिन कौन लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, 10% लोग हैं जो कि मतलब उसको देश को बड़े तरीके से मोड़ना चाह रहे हैं। ये कभी नहीं होगा और ना कभी होगा। तो इसमें मतलब भी इस उसमें संविधान की उसमें कड़ी में जुड़ के या बाबा साहब के और उन सभी लोगों की उनकी कड़ी जुड़ चढ़ने से मतलब हमें बहुत सारे वो है पूरे यहाँ से संतुष्टि। मुझे जो कोई बंदा पूछता भाई मतलब हर जरूरत है, जैसे समय के साथ आपकी जरूरतें पड़ती है और कुछ मुझे हाथ चप्पे को लोग पहचानते हैं और ईमानदारी से खुदारी से पहचानते हैं, यही तो सबसे बड़ी मेरी कमाई है। धन्यवाद करता हूँ मैं सभी लोगों को डिटेल में नहीं परिचय मैं वो कर पा सका है ना। कहीं अगर मुझसे कुछ छूट हो गई हो तो उसको जरूर मतलब माफी नहीं करना। मेरे से कोई सवाल हो मेरी मेमोरी है क्योंकि मेरी याद रखते हैं मेरे पास आपकी तरह एक कलम या खाने की बोली बनी मुझे पढ़ने की जरूर है। किसी नशे के, किसी भांग के, किसी दारू के, किसी और उसमें वो नहीं रहता। मुझे यही मेरी वो है और इससे मुझे बहुत ही जीने की ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद। मैं आप लोगों का धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों से हमें रूबरू करवाया और बताया, हमें सोचने में मजबूर किया कि आखिर संविधान ने हमें दिया क्या है जो हमें पहले नहीं मिला था। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो पुरानी प्रथाएं थी और पुराना जो रीति रिवाज थे या जिस राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं उसके बारे में आज टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है और एक विश्लेषण करने का मौका मिलता है कि तब में और अब में क्या फर्क है। तो बहुत ज्यादा फर्क हम देखते हैं। उस वक्त महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज संविधान ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया है। समानता का अधिकार नहीं था, राजा का पुत्र ही राजा होता था, ठीक है, लेकिन संविधान ने हमें अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया। राजा और प्रतिनिधि में फर्क होता है, ठीक है। तो प्रतिनिधि हो जो जनता की आवाज को जनता के लिए काम करे। बहुत अच्छी बात है कि संविधान ने हमें वो चीज दी है कि जनता का शासन जनता के लिए, ठीक है, जनता ही शासन करती है जनता के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं संविधान ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आज हमें संभाल के रखने की जरूरत है, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि ये पहले नहीं था और अब है, तो हम इसको संभाल के रखें। चलिए संविधान दिवस के इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले कि मैं अनुसूचित जाति कल्याण संघ के प्रधान जी को इन्वाइट करूं, अगर कोई स्वेच्छा से 2 मिनट के लिए अपने विचार करना चाहता है तो मंच पर सादर आमंत्रित है। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी, मुझे पता है ये बहुत समय बहुत कम है किसी भी व्यक्ति के विचारों को सुनने के लिए। बहुत सारे विचार हम लोगों के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है, हम अपने विचारों से लोगों को रूबरू करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम संक्षेप में अपनी बात को रख पाए, गागर में सागर भर पाए, तो एक बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी हम सब लोगों के लिए। कोई माफ कीजिएगा मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, कोई स्वेच्छा से अगर
सेवानिवृत्त सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के साहजी, सम्मानित मंच, समस्त अनुसूचित जाति कल्याण समिति के पदाधिकारी व कार्यकारी सदस्य, इंसाफ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिव व ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, सबसे पहले उन बच्चियों का, उन युवाओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आज 26 नवंबर हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि बार बार कराना शोभा नहीं देता। संविधान के बारे में सभी ने पूर्ण ब्यौरे सहित अवगत कराया। हमें बार बार दोहराना तो भविष्य की साया बन रही होगी शायद, क्योंकि मंच पर किसी बात को बार बार दोहराया जाता तो बोलते बड़ी पहुंच लगती, बड़ा दुख होता। तो साथियों, मैं संगठन की बात करूंगा क्योंकि एकता ही एक मात्र हथियार है जंगे जुल्म सितम पे लड़ने का। एकता ही एक मात्र हथियार है जंगे जुल्म सितम पे लड़ने का, जो विघटन को सहारा देगा वो हर्गिज नहीं है बचने का। बुला दो सभी मतभेदों को, बुला दो सभी मतभेदों को, एक झंडे के तले एक हो जाओ। है गर्द किश्ती इन मेहनत कसों कोई इसे डूबने से बचा लो। अगर डूब गई किश्ती तो तुम साहिल होकर भी बच ना पाओगे। अभी तो गिरे हो, अभी तो गिरे हो औरों की नजर से, फिर अपनी भी नजर से गिर जाओगे। आज इस सुअवसर पर मैं आपका आह्वान करता हूं कि आए एकजुट होकर, क्योंकि अनुसूचित जाति भी अलग अलग बटी हुई है, एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैं चंबा के परिप्रेक्ष्य से मैं बात करूंगा। एक दूसरे से जो शेड्यूल कास्ट है, ये किसी ने नहीं की बात को मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं संविधान की बात है, क्यों बार बार कहना शोभा नहीं देता। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में मुझे पहला मौका है कि मैं सोसाइटी में आदरणीय रिटायर्ड एसटी महोदय जी ने मेरे साथ बात करी और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी जाऊं, आपके विचार सुनूं। मैंने युवाओं के विचार सुने, हमारे प्रदेश सेक्रेटरी, ये पहली मुलाकात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे में बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। मैं अपने आप को बड़े समझता था, तो इतने बुद्धिजीवी हैं कि मुझे सीखने का मौका मिला। मेरे साथियों, आज जरूरत है कि संगठन की मजबूती के लिए सबसे पहले हम मेंबरशिप अभियान चलाएं, सदस्यता अभियान चलाएं। हम चंबा तक न सीमित होते हुए, हम हिमाचल तक न सीमित होते हुए राष्ट्र स्तर पर ऐसा अभियान चलाएं ताकि 85% की बात करते हैं। मैं चंबा की बात करूं तो एसटी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं चंबा की बात करूं तो ओबीसी हमारे से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज अनुसूचित जाति के लोग अगर संगठित होकर शोषण के विरुद्ध अभियान चलाएंगे तो ये जुड़ेंगे हमारे साथ, ये मैं दावा से कहता हूं। परंतु आज चंबा चंबा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो अलग अलग हम विघटित हैं, शेड्यूल कास्ट विघटित है। हमारा लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है, उसको भटक गए हैं, एक दूसरे से नफरत करते। आखिर क्यों? इसलिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा युवा साथियों से, युवा बच्चियों से, आए कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। और हम दावा से कहते हैं कि चंबा में आप क्रांति लाएंगे, ये मेरा विश्वास है। साथियों, जनरल सेक्रेटरी और नेशनल फोरम और जिला हिमाचल के संगठन सचिव के नाते मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और संक्षिप्त बातें कही, क्योंकि मैंने पहले कहा कि संविधान के बारे में सब कुछ आपने बताया,
इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि कल 27 को हमने कैडर कैंप का आयोजन किया है ताकि हम राष्ट्र स्तर के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण जानकारी हासिल कर सके और आगे हम क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या रणनीति बनाएंगे। रणनीति एक रहे परंतु कार्यनीति में बदलाव कर सकेंगे हम, क्योंकि देश काल और परिस्थिति को देखते हुए हम कार्यनीति में बदलाव कर सकते हैं। चंबा, शिमला और दिल्ली या गुड़गांव अलग अलग जो है वो रणनीति एक होगी, परंतु कार्यनीति में हम इस पहाड़ों की चोटी पर स्थित जहाँ लोग जो है सड़कों से भी वंचित हैं कैसे पहुंचेंगे। 1 से 111 बनाए हम। मेरा निवेदन रहेगा, सभी युवा साथी बैठे हुए, युवा बच्चियां बैठी हुई हैं, कहते हैं लिटरेसी इज नॉट नोइंग द वर्ड बट इज नोइंग द वर्ड। शिक्षा अक्सर ज्ञान और अज्ञान तक सीमित नहीं है। जब तक हमें चेतना का स्तर ऊंचा नहीं होगा, जब तक हमें विश्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, अपने आप को भले पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर, वकील वगैरह बनने, परंतु चेतना का स्तर जब तक ऊंचा नहीं होगा, हमारे में तब तक हम कुछ कर पाएंगे। मेरे साथियों, जैसे हमारे स्टेट सेक्रेटरी ने कहा था कि संक्षिप्त में विचार बहुत कुछ कहने को है, परंतु क्षमा चाहूंगा। कल का नेता सभी हमारे नौजवान बच्चियां, मेरे नौजवान साथी, कृपया इसी हाल में मैंने एसडीएम साहब से बात करी है, रिक्वेस्ट करी है कि हमें कैडर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, कम से कम 100 लोग होंगे शायद। सभी जगह मैसेज कन्वे कर दिया है, पता नहीं अब क्या होता है, क्योंकि शुरुआत है। इस इंसाफ संगठन की पहली मीटिंग यहाँ होने जा रही है। मेरे साथियों, पिछले दिनों हमारी बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद पोस्टपोन हो गई और डोनेशन स्लिप की बात कर रहा हूँ मैंने गाँव जगह जगह भेजी, कांगड़ा में भेजी, शिमला में भेजी, परंतु 1 रुपया भी नहीं आया और डोनेशन स्लिप खाली की खाली मेरे पास पहुंची। कारण कि हम लोग संगठन की जानकारी उन तक पहुंचाने में अक्षम रहे। मैं अपनी गलती मानता हूं। अवेयर जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक उनमें कर गुजरने की क्षमता नहीं होगी, तब तक वो आगे नहीं। हमें लीडर आगे चलता है और पीछे जो है लोग चलते हैं, वो क्षमता हमारे में होनी चाहिए। हमारे गांव में मान लो कोई किसी प्रकार का मुद्दा, कोई प्रकार की प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए हम एकजुट हो जाएंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, वरना बहुत मुश्किल है। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि कल जो हमारा कैडर कैंप और नौजवान साथियों से अपील रहेगी, एसडीएम महोदय से अपील रहेगी, सभी से अपील रहेगी और नौजवान बच्चियों से, नौजवान सभी से आए और हम एक ऐसा भाईचारा कायम करें, आए हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि इस चंबा के इतिहास में एक हम कुछ करके दिखाएं और हिमाचल जागेगा, चंबा जागेगा। सबसे पहले यहाँ मीटिंग रखी है हिमाचल में, सभी से पहले कैडर कैंप का आयोजन हमने चंबा में रखा है। मैं बड़ा धन्यवाद हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सचिव राहुल जी का, हमारे मौलीराम जी का, कि इन्होंने चंबा चुना और मैंने हाँ कर दिया। सोच रहा था मेरे साथ तो लोग अभी है ही नहीं, फिर भी हिम्मत की हमने। हमारे साथ हमारे सुबियाराम जी एसपी रिटायर हैं, हमारे साथ और भी साथी हैं, हमने 2-3 ने मिल करके इस तो निवेदन बार आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी यहाँ आएंगे। कल ठीक 10 बजे जो कैडर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, छात्र करते हैं, आप हमें बताएंगे किस प्रकार से हमने ये पहाड़ों की चोटी पर पहुंचना है। आप हमें रास्ता बताएंगे और जो हमारे दिमाग में होगा हम बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ राहुल जी, और संक्षेप में अपने विचार जो है यहाँ पे रखें। अनुसूचित जाति कल्याण समिति चंबा के सम्मानित पदाधिकारियों, इस हाल में उपस्थित हैं हिसाब के राष्ट्राध्यक्ष मान्यवर अमृतलाल जी, संगठन सचिव मान्यवर बलराम जी और हिमाचल के हमारे संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष
मानव रावत जी और अन्य पदाधिकारियों और उपस्थित इस समूह में इतना यंग बच्चे, मैं बहुत गौरवान्वित और हर्षित महसूस कर रहा हूँ। इस चंबा की भूमि पर आकर खासतौर से इस अम्बेडकर भवन में मेरी कल्पनातीत है। ये आप कुछ एक साथी थे मेरे जानकार, उनसे भी मैंने बात किया, आज भी बात किया, उनको मैं ढूंढ रहा था जो चंबा में थे मेरे जानकार, वो भी नहीं जानते थे कि यहाँ पर अम्बेडकर भवन भी है। इसलिए मेरे उत्साह में खुशी के लिए और भी चार चांद लगे। इस हॉल में बहुत सारे महापुरुषों के चित्र भी लगे जो प्रेरणा देते हैं। साथ ही इसी प्रेरणा के साथ आज एक संविधान दिवस के अवसर पर मैं अवसर थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि समय सीमित है, डिसेबल्ड लोग हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज जो ये संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें साथियों ने की, बच्चों ने की, कुछ बच्चों को हमने सुना भी और हमारे जो वक्ता थे उनको भी सुना, विद्वान साथी आगे भी सुनेंगे। संविधान में हमको कुछ अधिकार दिए हैं, इतना हम जानते हैं। मैं 2-3 चीजों की तरफ ध्यान दिलाकर और आपके ऊपर सवाल छोड़ूंगा, वो इस संविधान की जो गरिमा होनी चाहिए उसको भी रेखांकित करेगा और उसका जो भविष्य में जो आने वाला समय है उससे हमें कैसे निपटना है, कैसा होना चाहिए, उसको भी रेखांकित करेगा। तो बहुत संक्षिप्त होगा वो सवालों के साथ। हमें संविधान में बहुत सारे राइट दिए, हम जानते हैं, लेकिन अगर 3-4 अधिकार जो प्रमुख है, संविधान का सबसे पहला जो आर्टिकल 13 की मैं बात करूँ, जिसमें जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से वो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई आर्टिकल 13 के द्वारा। जो इस देश में जितनी भी रीति रिवाज होते थे, जो चलते थे, वो सबको संविधान के लागू होते ही वो खत्म हो गए। समता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो संविधान के माध्यम से मिला कि सब लोग देश के कानून के हिसाब से, देश के संविधान के सामने, देश की प्रावधानों के सामने सब बराबर होंगे। लेकिन साथ साथ अपने आप से सवाल करते जाइए कि क्या वो व्यवस्थाएं, क्या वो पुरानी व्यवस्थाएं, बाध्यताएं, जो गलत चीजें थी, जो गलत कानून थे, जो बहुत सारे उनमें से अंग्रेजों के टाइम हटा दिए गए, लेकिन उसके बाद भी वो व्यवस्थाएं चलती रही, क्या वो वास्तव में खत्म हो गई है संविधान के आने के बाद? ये हमें सोचने का। जाति पाति ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था संविधान के माध्यम से, संविधान के लागू होने के बाद में वो संविधान ने खत्म कर दी, खत्म हो जानी चाहिए, क्या वो खत्म हो गई है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारा संविधान देता है कि जो हम चाहें हम बात करें, हम अपनी जो भी व्यवस्था को मानना चाहें, जिस भी धर्म को मानना चाहें, जिस भी विचार को मानना चाहें, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? जो व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, जो गलतियां नहीं होनी चाहिए, जो अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार और जो संविधान के विरुद्ध इस देश में बहुत कुछ हो रहा है, जिसमें इस देश की सरकार और इस देश की वो सरकार को पालन पोषण करने वाली जो संस्था है जो उसके पीछे बैठी है, क्या ऐसा हो रहा है कि जो संविधान ने जो व्यवस्थाएं दी, जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जो बोलने का अधिकार दिया, अगर सरकार कुछ भी गलत करती है उसके खिलाफ जो सवाल उठाना चाहिए, क्या वो सवाल उठा पा रहे हैं? यहाँ तक कि आज सब कोई जानते हैं कि इस देश का मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसको समाज का मार्गदर्शन करना होता है, जिसको देश की सरकार के सामने उसकी गलतियों के लिए सवाल करना होता है, क्या वो देश का मीडिया सवाल उठा पा रहा है? ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, इसके मायने क्या होते हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। अगर तो इस देश का
संविधान लागू होने के बाद जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है, उस संविधान के रहते हुए भी अगर ये सवाल खड़े हैं आज और ये सबके मन में है, सब लोग डर में जी रहे हैं, जो लोग इस संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो व्यवस्थाओं को लागू नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम असुरक्षित हैं। और इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसको शोषण करें, डिप्राइव करें, वंचित करें या बहुजन करें, उस सबको उसके राइट्स जो मिलने चाहिए यही वंचित है। अगर तो संविधान दिवस को मनाना है तो मेरा आप लोगों से यही सवाल रहेगा, जो हिंदू मैंने खड़ा किए, जो संविधान के रहते हुए वो चीज़ें लागू नहीं हो रही हैं, तो उसमें हमारा कर्तव्य बनता है कि इन सवालों को खत्म करना है। और इन सवालों को अगर खत्म करना है तो हमें इन व्यवस्थाओं के संविधान को पूरी तरह से लागू करवाना है, और उसे लागू करवाने के लिए हमें बताने की जरूरत नहीं कि वो हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इस संविधान के रहते हुए अगर ये हो सकता है तो उस पर हमला करके उसको खत्म करने की जो साजिश हो रही है, उसको कमजोर करने की जो साजिश हो रही है, अगर वो ऐसा कर पाए तो क्या हमको जो इस देश के अंदर मिलना चाहिए, जितना मिल चुका है, क्या वो मिल पाएगा? ये सवाल खड़ा करते हुए मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंसाफ इस लड़ाई को लेकर लड़ रहा है, और इंसाफ का ये तकाजा है, ये इंसाफ का मकसद है, इस संगठन का मकसद है कि वो हर उस संस्था को, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं को बनने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो जो लोग काम कर रहे हैं इंसाफ सबके साथ खड़ा हुआ है, सबके साथ सहयोग करना चाहता है और सबके साथ सहयोग मांग रहा है। आप सब लोग सहयोग करें, हम सब लोग इस लड़ाई को आगे लड़ें और इस देश में संविधान को लागू करवाने के लिए सुनिश्चित करें। यदि हम कर पाए तो ये संविधान दिवस का कोई मकसद होगा, तभी हमारी कामयाबी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपने बहुत अच्छे विचार लोगों के बीच में रखे, लेकिन हमारी ऑडियंस जो है वो धीरे धीरे जा रही है। युवा में से कोई अगर अपना विचार रखना चाहता है, सोच लीजिए। तब तक दुष्यंत कुमार की कविता के दो शब्द आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं ये चाहता हूं कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड एसडीएम श्री के.एल. शाह जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखें। श्री शाह जी। साथियों, आप सबका आज इस संविधान दिवस को मनाने के लिए यहाँ आने पर स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। अम्बेडकर भवन में जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई गोष्ठी होती है, तो सरस्वती कला मंच हमेशा हमारा साथ देती है। आज एक और खास बात यहाँ हुई है कि इंसाफ संगठन, जिसके बारे में हमें नरसिंह जी ने 2-4 दिन पहले बताया था, वो उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आना बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए फख्र की बात है। ये स्टेज पे आए, इन्होंने बड़ा अच्छा हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, जिन्हें इसका हमें पता नहीं था। साथी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और खाने का भी टाइम है, तो मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूँगा।
कहीं वक्त मिले और आप ढूंढ सकें तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उस किताब से दुखी होकर प्रत्येक दिन बुला के और 1946 में जो संविधान सभा का गठन होना था उसके लिए उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के लिए मैंने दरवाजे या खिड़कियां भी बांध के रखी हैं, मैं देखता हूँ कहाँ से के आते हैं। खैर बॉम्बे प्रांत से डॉक्टर अम्बेडकर ने इलेक्शन लड़ा और उनको तो उनके दुश्मन बहुत थे, उन्होंने उनका हरा दिया आगे। फिर वो बंगाल प्रांत से जोगिंद्र नाथ मंडल एक दलित नेता थे, उनकी सहायता से वो चुनकर संविधान सभा में आए 1947 में। तो फिर संविधान लिखने की वो सब तय हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर को चिट्ठी लिखी कि भाई आप हमारे मंत्रिमंडल में शामिल रहिए। उन्होंने वो चिट्ठी उन्होंने मंत्री स्वीकार कर लिया और वो उस मंत्रिमंडल में मंत्री बने, कानून मंत्री बने। उसी दौरान ड्राफ्टिंग कमेटी का भी गठन किया गया। आपको सबको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया। तो संविधान लिखने का सारा जो बोझ था वो डॉक्टर अम्बेडकर के कंधे में पड़ा, क्योंकि वो जो 7 सदस्य थे उनमें से 2 इंग्लैंड चला गया, एक की डेथ हो गई। जो 2 जो थे वो रियासत के राजे थे, वो अपनी रियासत में बिजी रहते थे। 1-2 थे वो दिलचस्पी नहीं लेते थे। तो दिलचस्पी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने लेनी थी भी, उनके अपने दलितों का स्वागत था। उन्होंने इस सोच को ढूंढा था। उन्होंने रात दिन मेहनत करके 18 घंटे काम करके, जैसे बताया था किसी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इस संविधान को लिखा। तो इतनी सी मैं संविधान के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ कि आप आए और इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। आप बढ़ चढ़ के इसे लेंगे और ऐसे कार्यक्रम को सबसे बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हैं। आप सभी लोगों को पुनः संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि हमें एक बार, कम से कम एक बार संविधान के बारे में जरूर सोचना चाहिए, उस पर लिखी हुई चीजों के बारे में जरूर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि संविधान में जो लिखा है वो वर्तमान में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को प्रयास करने चाहिए, हमें एकजुटता से रहना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि जो जितने भी हम त्योहार, बड़े बड़े फंक्शन मनाते हैं, जितने भी मेले मनाते हैं, सबसे बड़ा मेला होना चाहिए संविधान दिवस, क्योंकि आज संविधान की बदौलत ही हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। संविधान ही है जो हमें पढ़ने लिखने की इजाजत देता है। ये संविधान ही है जो हमें नौकरी करने की इजाजत देता है। ये संविधान ही है जो हमें अपना पेशा, जो पुश्तैनी पेशा है, उसको छोड़ के अपने एक नई पहचान बनाने की इजाजत देता है। तो संविधान है तो सब है, संविधान है तो भारत है और हमें संविधान के लिए, संविधान की रक्षा के लिए प्रयत्न करने चाहिए और संविधान के बारे में हम जरूर सोचेंगे और